आदाब नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। आज दिल्ली दंगा को 2 साल होने लग रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरीके से इस पर बात करनी चाहिए, जितना इसको कवरेज मिलना चाहिए, जितना ये जो संगीन मामला है इस पर जिस तरीके से रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है। इसी चीज़ को, यानी ये जो मसला है, इसकी नज़ाकत को समझते हुए आज हमने हमारे एक बहुत ही अहम गेस्ट को दावत दी है। मैं आपको आसिफ मुस्तफा भाई से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये IIT दिल्ली में स्कॉलर रहे हैं। इसके अलावा CA NRC का जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें शर्जील इमाम के साथ इनका बहुत ही क्रूशियल रोल रहा था। इस पूरा जो प्रोटेस्ट है इसको जो पाया तकमील तक पहुँचाने में इनका बड़ा रोल था। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको आसिफ भाई को दिल्ली दंगा के ऊपर बात करने के लिए इसलिए भी बुलाए हैं क्योंकि ये चशमदीद थे। दिल्ली दंगा में वो कंटिन्यू वहां मौजूद थे, फिर चाहे वो रिलीफ के काम को लेकर के हो या वहां उस खतरनाक माहौल में लोगों को जान बचाने के ताल्लुक से हो, ये कंटिन्यू वहां पर मौजूद थे। तो इसीलिए मैं इस इशू पे सबसे इंपॉर्टेंट इनको समझता हूं कि वो सबसे आसानी से और बिल्कुल वो जो फर्स्ट हैंड चीजें हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके ताल्लुक से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो दिल्ली दंगा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो एक हमको डिस्कशन करना है नोमेनक्लेचर पे। कई बार पिछले 2 सालों में मेन नैरेटिव मीडिया ने इसको हमेशा दिल्ली राइट्स के रूप में इसको पोर्ट्रे किया है। तो मैं इसको कभी भी राइट नहीं मानता हूँ। अच्छा। अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो राइट इज जस्ट अ वायलेंट प्रोटेस्ट, वायलेंस जहाँ पे हो। ये एक प्रोग्राम है जिसमें स्टेट ने अपनी सारी मशीनरी का मिसयूज करके एक हेल्पलेस माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने की कोशिश की है, उसको मारने की कोशिश की है, उनको इकोनॉमिकली डिप्राइव करने की कोशिश की है। सो वी शुड स्टॉप कॉलिंग इट जस्ट राइट। ये दंगे नहीं है, ये एक जुल्म है, पोग्राम है जो इस स्टेट के कैपिटल में मुसलमानों के अगेंस्ट हुआ। तो एक तरीके से हमको नोमेनक्लेचर सबसे पहली चीज। दूसरा ये है कि जिस हिसाब से दंगे हुए, आप इमेजिन करिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो नर्व है पूरे कंट्री का, वहां जब एक फॉरेन गेस्ट, वो भी ट्रंप जो सिटिंग प्रेसिडेंट है यूएस का, वो आए, उनके प्रेजेंस में एक कैपिटल के 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हफ्तों तक लगातार दंगे हों और स्टेट की सारी मशीनरी इसको कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये स्टेट का एक कंप्लिसिट स्टेट कन्वेंस के तहत स्टेट के सपोर्ट के अंदर रह के ये पूरे दंगे हुए हैं। जी। अच्छा, तो जब आप ये कहते हैं कि स्टेट का पूरा सपोर्ट है, तो जुडिशरी का क्या रोल आप इसमें देखते हैं? जुडिशरी तो सजा दे रही है लोगों को। अगर आप दिल्ली दंगों के 2 साल के बाद आप पूरे केसेस पे देखेंगे तो टोटल 755 इसमें FIRs हैं इन दंगों में। इन 755 FIR में एक FIR ऐसा है जिसको स्पेशल सेल देख रही है, जिसको FIR 59 बोलते हैं, जिसमें एक फिक्टिशियस लार्जर कॉन्स्पिरेसी की वो बात करते हैं, कहानी बनाते हुए कि इसमें मुसलमानों ने एंटी-CA प्रोटेस्ट किया और इनका मकसद था दिल्ली को दंगों की आग में झोंकना। सारे न्यूज ने इसको पोर्ट्रे ऐसे किया है। बाकी के 754 FIR लोकल, या तो लोकल थाना या क्राइम ब्रांच देख रहा है। इनमें 1783 लोग टोटल एक्यूज्ड हैं, अरेस्टेड हैं। इसमें से 900 साढ़े 900 मुसलमान हैं, 820 के करीब हिंदूज हैं। तो जब आप जुडिशरी के रोल की बात करेंगे तो मुझे 2 लोग बड़े याद आते हैं जुडिशरी के कंटेक्स्ट में। एक तो जस्टिस मुरलीधर, जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के। उनके रात में उनके घर पे 1 बजे उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जो लोग ग्रीवियसली इंजर्ड हैं अल हिंद हॉस्पिटल में, जो मुस्तफाबाद में आता है, उनके लिए उनको बाकी के हॉस्पिटल्स में पहुंचाने का इंतजाम दिल्ली सरकार करे। तो आप सोचिए कि स्टेट के जुडिशरी को एक ऑर्डर पास करना पड़ रहा है रात में कि आप एक बीमार हैं और ग्रीवियसली इंजर्ड हैं, उनको आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए। इस बेसिक मिनिमम के लिए, इस बेयर मिनिमम लाइफ के लिए भी एक ऑर्डर पास करना पड़ा है जुडिशरी को। फिर यही जज बाद में ऑब्जर्वेशन देते हैं दिल्ली पुलिस को कि 24 घंटे के भीतर कपिल मिश्रा और इस जैसे हेट मॉन्गर्स को जिन्होंने एक्टिव रोल किया है दंगों में, उस पर FIR करिए। होता क्या है, उनको रिप्लेस कर दिया था। बिल्कुल, उनको हाथ तो नहीं लगाने के बाद, वो तो दूर है, जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो जाता है। जुडिशरी के दूसरे बड़े पायदान पे जज विनोद यादव हैं, जिनको मैं अक्सर याद करता हूं, जिनका ऑब्जर्वेशन यह है कि जब इतिहास दिल्ली दंगों को देखेगी तो दिल्ली पुलिस के रोल को हमेशा एक शर्मनाक एपिसोड माना जाएगा।
जस्टिस जज विनोद यादव ने कई ओकेजन पे दिल्ली पुलिस की फटकार लगाई। उनके जो रवैया है जो एक टोटली इस्लामोफोबिक है उस पे उन्होंने एक बार फाइन भी लगाया। और उनके बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है उस सिटिंग जज को जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस देख रहा है, जो सिर्फ नेशनल मीडिया में नहीं इंटरनेशनली लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली पोग्राम हुआ है, एक जुल्म हुआ है दिल्ली में कैपिटल के अंदर। आप उस जज को रिप्लेस कर देते हैं स्टेट को, तो जुडिशरी का कोई रोल रहा नहीं, है ना। और मैं बार बार इसको प्रोग्राम इसलिए बोलता हूं कि देखिए प्रोग्राम और स्टेट सपोर्ट के बिना ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर मरने वालों में 80% लोग मुसलमान हैं, प्रॉपर्टी डैमेज में 90% मुसलमान हैं, और तो अरेस्ट भी तो 90% हिंदू होने चाहिए ना, अरेस्ट भी तो 80% हिंदू होने चाहिए, लेकिन है उसका जस्ट उल्टा। ज्यादातर केसेस में अरेस्ट और अक्यूज्ड ये सारे मुसलमान हैं। तो स्टेट का टोटल रूल हमेशा से रहा है कि आप जो लेजिटिमेट वॉइसेस है उसको क्रम्बल करें। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा कि दिल्ली राइट में क्या हुआ, कैसे 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 स्टोरीज आपने वहां पे देखी, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। क्या रीजंस थे, जैसे कि आप डेमोग्राफी के ताल्लुक से बात करते हैं तो और क्या क्या रीजंस थे, जैसे CA/NRC प्रोटेस्ट में लोगों का वहां पे खड़ा होकर के गुफ्तगू करना, तो बेसिक जो बाहर की जो रीजंस है जिसके ऊपर बात नहीं की गई है, आप उन वो क्या रीजंस आप जानते हैं? देखिए जितने भी दंगे इस मुल्क में हुए हैं पिछले 70 सालों में, चाहे वो 89 में भागलपुर के दंगे हो, चाहे 2002 का गुजरात का दंगा हो, 83 का, चाहे 83 के नेली मैसेकर हो, चाहे मेरठ के दंगे हो, मलियाना का हो, हाशिमपुरा मैसेकर हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो 2013 के, और ऐसे सैकड़ों और दंगे हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में है ही नहीं, हमने जुल्म को याद भी नहीं किया। तो इन दंगों के 2-3 हमेशा मेन रीजन हैं। तो मैं इसको 2 मेन कैटेगरी में सब डिवाइड करता हूं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है इकोनॉमिक सब्जुगेशन का। कई सारे दंगे सिर्फ इसलिए हुए कि मुसलमान माली हालत पे बिजनेस को लीड करते थे और दंगों का मकसद था कि उनके हाथ से बिजनेस छीनना ताकि इकोनॉमिकल डिप्रिवेशन उनको कर सके, कमजोर किया जाए उनको। आप देखिए भागलपुर की सिल्क इंडस्ट्री, मेरठ का और मुरादाबाद का तांबे की इंडस्ट्री, तो ऐसे जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं इस पे कहीं ना कहीं एक अपर हैंड मुस्लिम्स का रहा है। सही। तो इन दंगों का मकसद यही रहा है कि हम इस इकोनॉमिकल डेमोग्राफी को चेंज करें, बिजनेस को बर्बाद कर दे मुसलमानों के हाथ से और उसको इकोनॉमिकली इतना तोड़ दें कि वो अपना बिजनेस बाद में खड़ा नहीं कर सके और फिर वो बिजनेस बाकी की जो मेजोरिटी है बिल्कुल वो हैंड में ले सके। कुछ दंगे ऐसे हुए हैं जिनका एक रीजन इलेक्टोरल शिफ्ट रहा है डेमोग्राफी के कंसर्न, सबसे खास के दिल्ली। आप देखिए दिल्ली मैसेकर जो 83 में हुआ जिसमें करीब 4000 से 10,000 अनऑफिशियल मुसलमानों को मारा गया, अभी 4-5 दिन हुआ, बिल्कुल 18 फरवरी को। उसमें असम गण परिषद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उनको लगा कि जो बंगाली मुसलमान हैं वो इलेक्टोरल डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, राइट। और इस डर से उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में रखा, एक मैसेकर किया। अगर मैं दिल्ली दंगों के बारे में कोई मुझसे पूछे कि मैं, और एक ये दूसरा रीजन है जिसको इलेक्टोरल डेमोग्राफी करते हैं। तीसरा है हेट मोंगरिंग। 1992 का 90 के दौर से अगर आप बाबरी मस्जिद के बारे में पूरा राम जन्मभूमि का आंदोलन देखेंगे तो आडवाणी के रथ यात्रा हो, चाहे RSS के अपने जोनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम्स हो, इन सारे प्रोग्राम में उन्होंने जहर घोला मुसलमानों के खिलाफ कंटिन्यूअस। और जब ये जहर 3-4 साल तक लगातार सोसाइटी में उन्होंने घोलते रहे तो इसका इमेंसिपेशन हुआ बाबरी मस्जिद की शहादत को लेके और एक बड़ा दंगा पूरे मुल्क में हुआ, राइट। तो ये दंगा एक जहर की वजह से हुआ जिसके पीछे भी RSS और इसके राइट विंगर्स जिम्मेदार हैं। तो ये 3 मेजर रीजन है। इन 3 मेजर रीजन में मुसलमान कहीं नहीं हो, एज अ कॉज कहीं नहीं है, लेकिन एज अ इफेक्ट सबसे ज्यादा मुसलमान आता है जी। अच्छा, तो दिल्ली दंगा जो है तो उसमें आप डेमोग्राफिक चेंज किस तरह से देखते हैं? तो अगर आप समझेंगे तो दिल्ली दंगा इसमें सबसे ज्यादा फिट होता है इलेक्टोरल डेमोग्राफी में, जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, क्योंकि इकोनॉमिकली वहां पे जो लोग थे जाफराबाद के साइड के लोग उतना स्ट्रांग नहीं थे। तो ये डेमोग्राफिक चेंज जो आप कैटेगराइज कर रहे हैं उसमें ये जाएगा। हाँ, देखिए मैं दिल्ली प्रोग्राम को सबसे ज्यादा क्लोजली रिमेंबर करवाता हूं दिल्ली मैसेकर से, दो वजह से। पहली वजह ये है कि जैसे असम स्टूडेंट्स यूनियन को और असम के दीगर पॉलिटिकल पार्टी को लगा कि
मुसलमानों की वजह से, स्पेशली बंगाली मुस्लिम की वजह से इलेक्टोरल डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वैसे शिव विहार के जो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं, जो अभी हारे बीजेपी वाले पिछले इलेक्शन में, उनको लगा कि मुसलमान जो बहुत ज्यादा नंबर में माइग्रेट करके शिव विहार में बसा है ऑफ लेटली, इसके वजह से ही लॉस्ट दी दिल्ली असेंबली इलेक्शन, हाजी याकूब जीते थे। तो एक तरह से डेमोग्राफी को वो इमेंसिपेट नहीं कर सके, उनको समझ में नहीं है, और एक शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से ही हैड टू लूज हिज सीट। तो उसको लगा कि शिव विहार का जो इलाका, जो मुसलमान एकदम बहुत तेजी से माइग्रेट करके बसा है, क्योंकि आप शिव विहार में जाएंगे तो बहुत ही गरीब तबका जो वहां रहता है, दे आर वेरी डाउन ट्रॉडन, लाइक इकोनॉमिकली बहुत डिप्राइव्ड हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और शिव विहार में इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, तो छोटी छोटी इंडस्ट्री के लिए बहुत गरीब तबका, और जहाँ जमीनें सस्ती मिल जाती थी उन्होंने छोटे छोटे लाइक 20 गज, 30 गज, 50 गज बहुत छोटे प्लॉट्स लेके दे आर लाइक हैविंग अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड देयर। तो उनको लगा कि इतने सारे मुसलमान की वजह से पूरा इलेक्टोरल डेमोग्राफी चेंज हो गया है, तो दंगों अगर करवाया जाए तो ये वापस डर से माइग्रेट बैक करेंगे और वो डेमोग्राफी उनको वापस मिल जाएगा, जो नीले में उन्होंने सोच के किया। नल्ली मैसेकर में जिस पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया और जो उनके खून का जिम्मेदार है कांग्रेस, उसी कांग्रेस ने सबसे पहले इनको धोखा दिया। कांग्रेस की राजीव गवर्नमेंट, गांधी ने आके जनरल एमनेस्टी दिया, सबको जनरल एमनेस्टी देके सबको माफ कर दिया। आप दिल्ली देखिए, सारे लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया, और जब दंगे हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी ने टैसिट सपोर्ट दिया। पूरे दंगों के दौरान ये बेशरम आम आदमी पार्टी कहीं भी मौजूद नहीं थी। तो मुझे कभी जब भी नल्ली याद आता है तो मुझे दिल्ली प्रोग्राम याद आता है, दोनों क्लोजली रिसेंबल करते हैं प्रोग्राम के मामले में। अच्छा, एक और चीज, सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट है, आपको नहीं लगता है कि एक जो है परेशानी उन लोगों के लिए खड़ी होने लगी कि मुसलमान अब अपने हक की बात करते हैं, तो ये भी एक रीजन बना है रिएक्शन के लिए? आप देखिए ना, नैरेटिव्स में हमेशा लोग न्यूज वाले लिखते हैं एंटी सीए प्रोटेस्टर्स और प्रो सीए प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्ट हमेशा जब भी होता है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। आप एक पावरफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। आपने कभी सुना है किसी के सपोर्ट भी प्रोटेस्ट करते हुए? ये नॉनसेंस है। बिल्कुल। तो ये प्रो एंटी सीए प्रोटेस्ट है तो ठीक है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने लेजिटिमेट राइट के लिए। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या कि हम गवर्नमेंट को बता सके कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस्लामोफोबिक है, कम्युनल है, एक नेफारियस प्लॉट है जिसके तहत आप मुसलमानों को उसके बेसिक सिटीजनरी राइट से आप डिप्राइव कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव हमारे साथ नहीं था। हमारा प्रोटेस्ट करना बनता है। प्रो सीए प्रोटेस्टर कभी नहीं थे, राइटर्स ही थे। उनका शुरू का मकसद, आप देखिए जिस जगह पे एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ है वो पीसफुल रहा है। बिल्कुल। जैसे ही प्रो सीए राइटर्स की एंट्री होती है वो वायलेंट हो जाता है। तो वायलेंट हम नहीं हैं। वायलेंट वो लोग हैं जो आरएसएस एफिलिएटेड हैं, जो डर रहे थे कि अब मुसलमान असर्टिव हो गया है, अब मुसलमान नॉन अपोलोजेटिक हो गया है, अब मुसलमान अपनी राइट्स की बात कर रहा है, अब मुसलमान सड़कों पे बैठा है, अब मुसलमान औरतें मुसलमान मर्द के साथ लड़ने वाले हैं। एंड नाउ देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन द कम्युनिटी। तो वो डर था उनको, तो इस डर की वजह से It became one of the reason for the violence. अच्छा, आप दिल्ली में थे, दिल्ली राइट हो रहा था, 23 तारीख से 22 तारीख से शुरू हो गया था। आप कब गए उस इलाके में? यानी आपकी एंट्री कब होती है रिलीफ वर्क में या फिर लोगों की जान बचाने के? मैं 23 को दंगे शुरू हुए रात में, मैं 24 को गया। 24 में मैंने अपने 24 में जो मेन सेंटर्स हैं वायलेंस के, शिव विहार और मुस्तफाबाद का कॉर्नर का इलाका जो शिव विहार से मिलता है, जाफराबाद का कोना, इन सबको बैरिकेड कर रखा था दिल्ली पुलिस ने। अच्छा। बहुत आराम से राइटर्स अंदर घुस रहे थे, घरों को जला रहे थे, मस्जिदों को जला रहे थे। उन्होंने छोटे छोटे सिलेंडर्स ले रखे थे, ट्रक्स में लेके आए थे सिलेंडर को। अच्छा। उन सिलेंडर पे ऊपर वो कपड़ा रखते थे, पता नहीं वो कुछ था, कपड़े को एक सिलेंडर को ऑन करने के लिए दे हैड अ मशीन, स्मॉल मशीन, उसको वो ऑन करते थे। उस पर एक तेल वाला कपड़ा कुछ रखते थे, पेट्रोल लगा हुआ, उसको जला के एक आदमी ट्रक से जला रहा है, दूसरा आदमी ट्रक पे खड़ा है, तीसरा आदमी जला के फेंकता जा रहा है। देवर जैसे बम फेंकते हैं ना, वैसे ये गैस के सिलेंडर्स फेंकते थे घरों में। अच्छा। तब भी आप दिल्ली दंगों के जब भी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत तेज आवाज आपको दिखेगी। हाँ, इनफैक्ट, और मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर उन्होंने ऐसा किया। एक पेरिफेरी में अगर किसी मुसलमान को पकड़ते थे तो इनफैक्ट उसके कपड़े उतार के चेक करते थे कि मुसलमान है या नहीं है, और अगर आइडेंटिटी प्रूफ हो गई कि मुस्लिम है, या तो कार्ड से
या उसको बोला जय श्री राम नारे लगाओ, कई लोगों ने बोला हम मर जाएंगे लेकिन नारे नहीं लगाएंगे। कई सारे केसेस हैं। अच्छा। तो ऐसे लोग पे जबरदस्त ब्रूटली उसको थ्रैश करते थे, इसमें कई सारी जाने गई हैं। अच्छा। तो दिल्ली दंगों का पहला मंजर तो यही है जिसमें स्टेट टैसिट सपोर्ट दे रही है राइटर्स को और मुसलमान उम्मीद में है कि हमको स्टेट बचाएगी। अच्छा, तो एक ऐसी खबर भी आती है कि 2 दिन तक मुसलमान जो है लगातार कॉल करते रहे स्टेट्स को बचाने के लिए। अच्छा, आप चूंकि वहां पे रहे हैं तो कोई सबसे टफ स्टोरी बताया जब आप बिल्कुल टूट गए हो कि ये क्या हो रहा है, ऐसी कुछ बेचैनी हुई हो देख करके। 25 को मैं जाफराबाद में था, 24 को ये पूरा दंगा हमने देखा और हम बिल्कुल हेल्पलेस थे क्योंकि दंगों के अंदर हम कोई किसी की एंट्री नहीं थी, सिर्फ दंगाई जा सकते थे। बड़े आराम से दंगाई जा रहे थे, मुसलमान के घरों को जला रहे थे, मस्जिदें जला रहे थे, लोगों को मार रहे थे। 25 को जाफराबाद में मेरी मुलाकात हुई एक लड़के से जिसकी फैमिली शिव विहार में फंसी हुई थी। दंगाई उसके घर को जलाने आ गए थे और वो जस्ट अपने पड़ोसी के यहाँ था, एक हिंदू फैमिली के यहाँ। अच्छा। तो जब दंगाई उसका घर जलाने आया तो उन्होंने बोला कि ये 10 मेंबर इस फैमिली के गायब हैं, इनको ढूंढो, आसपास ही होंगे क्योंकि गाय नहीं होंगे। अच्छा। सो उन्होंने सारे मोहल्ले में सर्च करना शुरू किया। तो इस फैमिली ने जिन्होंने इनको सब शेल्टर दे रखा था, इन्होंने उसको फोन किया उसके भाई को। अच्छा, ये लड़का गाजियाबाद में किसी फैक्ट्री में काम करता था। तो उन्होंने उसको फोन किया कि अब हम तुम्हारी फैमिली को बचा नहीं पाएंगे, तुम आके इनको निकाल लो। अच्छा। आप सोचिए 25 को जब एक्टिव दंगे हो रहे हो उसमें आप एंटर नहीं कर सकते और आपकी फैमिली ने जिसको शेल्टर दिया वो हाथ खड़े कर रहा है कि नहीं अब तो इनको ले जाओ वरना हमको मार देंगे। तो वो जार कतार एकदम रो रहे आ रहा था। तो हमने कहा कि इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, लाइक वी कैन नॉट सेट आइडली। फिर मेरे एक दोस्त को मैंने फोन किया दिल्ली पुलिस में, मैंने कहा ऐसा है कि मुझे जाना है शिव विहार, तुम अरेंज कर पाओगे? ही सेड कि ये तो बहुत बेवकूफ़ी है, अभी तो हमारे पास इतनी एडिक्वेट पुलिस भी नहीं है, तुम नहीं जाओ। मैंने कहा मुझे जाना तो है, तुम अगर पुलिस दोगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मेरी मौत के जिम्मेदार तो तुम एक एलिमेंट तुम्हारे सर पे रहेगा। फिर मैंने एक दोस्त को फोन किया, गाड़ी का इंतजाम किया, हमने कहा लाओ अब चलते हैं, दंगों में जो होगा देखा जाएगा। मतलब ऐसा था कि बस जो होगा देखा ही जाएगा। अच्छा, 25 तारीख सबसे हीटेड डे था वो? 25 तारीख वन ऑफ द हीटेड डेज था। सबसे ज्यादा हीटेड मुझे लगता है 24 था। 24-25 क्योंकि दंगे कई दिन अनअबेटेड चले हैं। आखिरी डेथ 28 फरवरी की है। तो आप देखिए कैपिटल रीजन में 7 दिन दंगे हो रहे हो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो लाइक 6 दिन दंगे हो रहे हैं। तो फिर आप गाड़ी करके जाते हैं? हाँ, फिर उसका फोन है कि तुम एक पुलिस लो जाफराबाद थाने से। तो मैं गया, उसने बात कराया, वो बड़े ऑफिशियल थे। उनके फोन पे थानेदार SHO ने बोला कि मेरे पास पुलिस फोर्स ही नहीं है। फाइनली एक ऑफिशियल था जो दस्तावेज मेंटेन करता है, वो तैयार हुआ जाने के लिए। अच्छा। उसको लेके हम लोग करावल नगर थाने में गए, वहां से एक आदमी लिया, ड्राइवर, मैं, ये 2 लोग। फिर हम लोग शिव विहार के लिए निकले। पूरे रास्ते आपको दंगाई दिखेंगे, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, अगला शिकार ढूंढते हुए। रोड के दोनों तरफ सिर्फ गाड़ियां जली हुई थी, मोस्टली मुस्लिम्स की गाड़ियां, क्योंकि बाद में जब हमने डेटा निकालना तो देखा कि सब मुसलमान इंटायरली। उसी रूट से कई लोग ना इज्तिमा से लौटे थे, उनको पकड़ के मारा था वहीं पे। इनफैक्ट हम जब जा रहे थे तो कई सारे झुंड में लोग थे, ढूंढ रहे थे और आगे बड़े दुकानों के सामान निकाल के, क्योंकि जो दुकान का ओनर हिंदू है और दुकान भी किसी हिंदू ने कर रखा है तो वो दुकान सेफ था। जिस दुकान का ओनर मुसलमान है और दुकान भी किसी मुसलमान ने कर रखी है तो उसको वहीं आग लगा दिया। जिस दुकान का ओनर हिंदू है और दुकानदार मुसलमान है तो उसका सामान बाहर निकाल के, पहले तो लूटा, सामान बाहर निकाल के, दुकान को नुकसान नहीं। तो टोटली प्लान्ड है, जिसमें मैक्सिमम इकोनॉमिक लॉस मुसलमानों का, ऐसा उन्होंने प्लान किया। तो अक्सर आप देखेंगे कि जो नाई है, क्योंकि अक्सर सलून वाले इसमें मुस्लिम ही हैं, उनके चेयर निकाल के फेंक रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई अगर मुस्लिम जनरल स्टोर, उसका सारा सामान लूट लिया, उसको जला रहे हैं। करते करते हम पहुंचे, रास्ते में मुझे लगा कि हम जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन बस वही है कि उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी जिंदगी कि आप घुट के किसी का मरना देख रहे हैं, उससे बेहतर है मर जाए हम। तो मेरे जहन में यही था कि हम वापस शायद ही लौटे इस रूट से, क्योंकि इतना वायलेंट था वो दिन। फिर हम पहुंचे, उसका घर भी कैसी गली की कोने में था जहां गाड़ी नहीं जा रही थी। अच्छा, बैक नहीं हो सकती। हम वहीं, हमने कोने में रुका, फिर गए। हम गए तो 60-70 लोग खड़े हैं वहां, ढूंढ रहे हैं इनको। हम उस वक्त पहुंचे और उसका घर जलाना शुरू कर दिया। तो उसका घर भी उसने जब निकलते हुए बोला कि देखिए मेरा घर जल रहा है। तो हम उसको लेके जैसे लौटे तो एक लेडी थी, वो चिल्लाने लगी कि यहाँ छुपे हैं मुल्ले, इनको मारो। तो जैसे वो बोला कि मुल्ले यहाँ छुपे हैं, शोर मचाना शुरू किया, तो पूरी भीड़ आ गई मारने के लिए। फिर जो पुलिस वाला था उसने अपना बंदूक निकाला, उसने बोला कि जो आएगा सामने उसको तो मैं मार दूंगा।
उसके बाद तुमको जो करना, उसने खूब गालियां देनी शुरू कर दी। तो ये लोग डर से, दहशत से पीछे हटे। फिर हमने 10 को निकाला बाहर, वो 10 और 4 हम लोग बैठ के, मतलब एक गाड़ी में किसी तरह बैठ के हम निकले। अल्लाह, मतलब वो ऐसा मंजर था कि मुझे आज भी याद आता है वो दिन। अच्छा, एक चीज आप जैसे बता रहे हैं कि वो एक लेडी थी जो बता रही हैं कि यहाँ पे मुल्ले छुपे हुए, तो वो जो औरतें थी, वो जो फैमिली थी, उसका भी वही मोहल्ले में घर है? सेम, पता है, मैंने इस लड़के से पूछा, यहाँ पे मैं इस चीज पे जोर देना चाह रहा हूँ कि ये जो एक आइडिया पुश किया जाता है कि बाहर के लोग आए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई बाहरी नहीं था। मैंने उससे पूछा, उस लड़के से, एक बात बताओ, तुम एक मोहल्ले में हो जहाँ, अच्छा, उसके पूरे लाइन में 18 या 20 घर थे, सिंगल एक लड़का मुसलमान का घर है, बाकी सारे हिंदू हैं, और वो 10 साल से वहां रह रहा है, करावल नगर का वो कॉर्नर। मैंने कहा हम कहीं भी मोहल्ले में रहते हैं तो दोस्त बनाते हैं, मुसीबत में दोस्त कमाते हैं, पड़ोसी कमाते हैं। मैं तो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड है कि मैं शाहीन बाग से जाफराबाद आया, जाफराबाद से तुम्हारे घर आया, तुमको पहला फोन तो तुमको अपने दोस्त को करना ना। तो समझ, आपको क्या बताऊं, जिस दोस्त के साथ मैं बचपन से पढ़ा हूं, जो हमारे घर ईद में आता था, जिसके घर हम दिवाली पे जाते थे, वो मेरा कंप्यूटर लेके गया। दूसरे दोस्त ने मेरे घर में आग लगाया, तीसरे ने आके ये लूट लिया, उसको सारी खबर थी। तो मुझे लगा कि अब आई वाज स्पीचलेस। तो ये दंगों का ये हाल था। एक और स्टोरी है मुशर्रफ और खुशी की। कहते हैं कि जो है बेटी देख रही है बाप को जलते हुए, वो क्या हुआ था? एक्चुअली फिर हमने रिलीफ का काम शुरू किया। 26 से मुस्तफ़ाबाद में बाबूनगर में हमने एक बहुत बड़ा स्कूल था, वो स्कूल लिया। उसमें बहुत मेडिकल कैंप बनाया जिसमें 10-12 डॉक्टर जाते थे। ऊपर लीगल कैंप बनाया, सामने हमने रिसोर्स सेंटर बनाया, एक जगह कमांड सेंटर बनाया, एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि हमको पता था कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो इससे ट्रबल्ड हैं, हजारों लोग। तो हम जब तक सिस्टमाइज नहीं होंगे, अच्छा, मुसलमानों के लिए लर्निंग में थी। मैं यही सोच गया था कि मुल्क में दंगे हमने इतने सुने हैं, पहली बार हमको कुछ मदद करने का मौका दिया है ऊपर वाले ने, तो वी शुड लाइक गिव अ फुल। और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आने पे हमको लगता था कि हमको एक ऐसा निज़ाम बनाना है जिस निज़ाम में मैक्सिमम लोग को हम मदद कर सकें। तो हमारे कमांड सेंटर पे मुशर्रफ की बहन और उसकी बेटी आई थी। मुझे लग रहा है 27 फरवरी का वो दिन था। तो और 18-20 लोग हम लोग बैठे थे। उसकी फोटो है मेरे पास, किसी ने शेयर किया बाद में। उसकी कहानी ऐसी थी कि हमने सुना और मुझे 5-6 बार मैं उठा, रोया, फिर मैंने आंसू ठीक से पोंछे और मजबूत किया दिल को, वापस आके सुना। फिर वो लोग छुपे दंगों के टाइम में, शिवविहार से भाग के एक कॉर्नर में गए। तो मुशर्रफ अपने दोस्त के साथ जो बेडिंग होती है ना, पलंग, उसमें छुप गया लकड़ी में। अच्छा, ये लोग भगदड़ में सामने वाले के घर छुप गए। चूंकि मोहल्ला था जानने वाले का, तो मुस्लिम का घर छुपा था, ये एक हिंदू के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ छुपा था और वो वहां जा नहीं पाया। इसके घर में पहले दंगाई आए, उनसे पूछा कि कहाँ है लड़का, तो उसने बता दिया यहाँ है। ये एक बिट्रेल है जो कहानी है, दोस्त ने उसको निकाला वहां से। 4 लोगों ने, 2 लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, 2 लोगों ने उसका पांव पकड़ा, उसको ऐसा रैम किया दीवार में, ऐसे पट उसका सर मारा। हाँ, उसको फिर मारते मारते लेके गए छत पे। अच्छा, जो खुशी है और मुशर्रफ की बीवी, मुशर्रफ की बहन, सब लोग अब सामने से, क्योंकि गलियां पतली हैं, गली के दूसरी तरफ से देख रहे हैं। हाँ, गलियां पतली हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, वो उनके सामने, लेकिन इतना हेल्पलेस आप कुछ कर नहीं सकते। सही। इसको लेके गए छत पे, मारते हुए छत से फेंका नीचे, ये गिरा गाड़ी पे, इसको गाड़ी में रख के आग लगा दिया, तब भी मरा नहीं था। अच्छा। फिर उसके बाद फिर वहां से इसको निकाला, फिर जलाया रोड पे लकड़ी रख के, और फिर इसकी लाश को उन्होंने नाले में फेंक दिया, सो पास के नाले। तो ये पूरा जो ट्रॉमा है ना, ये खुशी ने देखा। और जब वो बोल रही थी और जब उसकी बहन बोल रही थी, तो हम सुन ही नहीं पाए। थे तो उसमें मेरा भाई मुशर्रफ निकला, उसे पकड़ के वो लोग मारते हुए जीने पर से फेंका, फिर उन्होंने दीवार में सर दे के मारा। फिर बराबर में जो मकान जलाया था, उनकी गाड़ी जलती हुई पे मेरे भाई को फेंका। फेंकने के बाद उठा के नाले में लाश, मतलब मेरे भाई को उठा के उस टाइम फेंक दी नाले। तो पूरे दिल्ली दंगों में जब भी लोग अपनी कहानी लेके आते थे ना, तो मुझे लगता था कि ये, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा खतरनाक कहानी है। अल्लाह ताला, इसके बाद इससे ज्यादा डेडली कुछ नहीं हो सकता। फिर जो अगली कहानी, जो अगली वाकया था, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक आता था। तो पूरा महीना ऐसा गुजरा कि हम रिलीफ के वक्त आते थे, रात में 8-10 लोग हम लोग रहते थे, खाना खाया हमने। अच्छा, कई सारी स्टोरीज हैं, जैसे कि जमाल भाई के बारे में है, उसके बाद फिरोज साहब के बारे में, एक डिसेबल्ड लड़की थी उसके बारे में, सबके बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को पता चले। एक तो ये है कि सही से नैरेट नहीं हो पाता है, और फिर ये है कि लोगों तक पहुंच भी नहीं पाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है बताएं, मैं आपको नाम को याद दिलाता हूं, लेकिन जरूरी है कि ऑडियंस ये चीजों को देख कर समझे। मुश्किल है आपके लिए बताना, मैं मानता हूं उस चीज को, बट जरूरी है कि ये बातें आए, लोग इसको सुने और समझें। एक वो डिसेबल लड़की थी,
जिसको उसका भाई उठा करके लाता है, वो ओवरवेट थी वो लड़की, वो क्या था? 26 तारीख को हमने अपना रिलीफ का काम शुरू किया चमन पार्क में भी। तो चमन पार्क शिव विहार का जस्ट आउटर इलाका है। वहां पे एक छोटी सी गली के मतलब कई सारे घर थे, उनके पार्किंग में बेसमेंट में करीब 300 लोग थे। तो हम पहली बार वहां हमने अपना मेडिकल रिलीफ का काम इमरजेंसी शुरू किया, क्योंकि कई लोग के जख्म थे, सर फटा था, हाथ से खून निकल रहा था और फैमिली खुद में डिस्ट्रेस थी। तो हमने उन सबको प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट देने का काम शुरू किया 26 को। वहां में मिला एक लड़की से, मतलब बहुत ही डिसेबल थी। तो उसकी माँ से मिला, उनसे बोला कि सबसे पूछा, इनफैक्ट हम लोग पूरा फैमिली से मिलते थे, बात करते थे। उसके भाई से मिला, तो ये लड़की 18 साल की थी, फिजिकली डिसेबल्ड थी और ये नीचे से उसका बॉडी पैरालाइज था। इसका भाई मुश्किल से 14-15 साल का होगा, पतला दुबला एकदम। मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे भाग के आए शिव विहार में तुम्हारे? तो उसने बोला कि घर को तूने आग लगा दिया था और मेरा भाई मुझे लेके आया। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, फिर इसकी तरफ देखा, मैंने कहा कैसे लाया ये तुम्हें? तो उसने बोला, भाई ने बताया कि मैं इसको अपने कंधे पे रखा और मैं दौड़ता हुआ आया, राइटर्स के बीच में से और मैं सिर्फ 2 बार रुका हूँ, 2-3 बार सांस लेने के लिए। अगर मैं सांस नहीं लेता तो मेरी जान निकल जाती। फिर नंगे पांव उसने अपने पाँव दिखाया कि पूरा पाँव उसका जख्मी है, पूरा खून। फिर उसके पाँव साफ किया हमने और अगले दिन उस लड़की को हमने व्हील चेयर दिया। हमने कहा लो तुम व्हील चेयर दो। फिर बाद में रिलीफ के काम में हम लोग बिजी हुए कि हम फिर उनके पास दोबारा नहीं जा सके। ऐसी मुदस्सिर की कहानी। 8 बेटियां हैं मुदस्सिर भाई की 8 बेटियां हैं और ये इनफैक्ट ऑटो ड्राइवर थे, टैक्सी चलाते थे ऑटो, और बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कंसर्न थे। जिस समय मैंने उनकी फैमिली से बात किया तो हम हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें। तो ये दंगों के दिन से पहले स्कूल का फी जमा करना था। 24 की अमूमन बात रही होगी, दंगा मतलब 23 की बात है। रात में शिव विहार में दंगा हुआ था और वो स्कूल गए थे, गवर्नमेंट स्कूल, अगले दिन, ताकि बच्चों की फी बस जमा हो टाइम पे। उनको नहीं पता था कि इतना तेजी से एस्केलेट होगा। लौटते में इनको गोली मार दी और इनकी डेथ हो गई। जब ये हॉस्पिटल गए तो ही वाज ब्रॉट डेड। ऐसे एक जमालुद्दीन भाई हैं, जब अजीत डोवल ने ये अनाउंस किया कि अब पीस है 27 से 28 फरवरी को, तो उनको न्यूज़ मिला। उन्होंने कहा क्योंकि अजीत डोवल ने बोला है कि अब पीस है, कुछ है, तो वो शिव विहार गए कि अपना घर देखने की कुछ बचा तो नहीं है, क्योंकि एक गरीब आदमी की सारी सेविंग घर में होती है। छोटा सा उनका घर था वहाँ। जैसे वो पहुंचे उनको घेर लिया दंगाइयों ने और वहीं उनको पीट के मार दिया। फिर एक फिरोज भाई हैं। फिरोज भाई के 4 बच्चे हैं। इनकी वाइफ 2nd मंथ की प्रेग्नेंट थी जब हम लोग इनसे मिले थे पहली बार। इनको भी वैसे ही मारा। एक्चुअली में ना एक सोलंकी करके एक लड़का है जिसका जो अभी अरेस्टेड है, एक ग्रुप उसने बनाया, कट्टर हिंदू एकता। मतलब इनका बेशर्मी और इनका निडरपन देखिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे खुले आम, जिसमें कपिल मिश्रा की चीजें शेयर करते हुए बात करते हैं, वो लड़का कहता है कि मैंने जो 8 मुल्लों का सर खोल दिया, आज मैं 3 लोग को मार दिया। वो इनको एक नफरत भी है और एक डर, मतलब एक हिम्मत देखे इनका। तो वो ये फिरोज भाई और मुशर्रफ उसी के शिकार हैं। उनके मर्डर केस में उसी का हाथ है बिल्कुल। तो उसको उन्होंने, फिरोज भाई लौट रहे थे, वो फेरी का काम करते थे, शॉल बेचते थे। उनको पकड़ा, इतना ब्रूटली थ्रैश किया और उनको जला दिया। लास्ट में लाश के नाम पे फिरोज भाई की फैमिली को बस एक जूता मिला जो वो है। तो ऐसे दर्जनों कहानी है, दर्जनों किस्से हैं, इतने डेडली हैं कि आपको गुस्सा भी आएगा और आपको नफरत भी होगी इनसे। क्योंकि इतना, कभी कभी सोचता हूँ कि इतना एक जब उन्होंने फिरोज को जलाया तो वो जिंदा था उसकी रिपोर्ट में। वो जब उसको मारा, पहले ऑटो में रख के जलाया तो वो हिलने लगा, उसको फिर मारा। आप सोचिए एक आदमी जो मरा है, जला हुआ है, उसको मारने की हिम्मत तो किसी इंसान को होगी नहीं। इनके दिल में इतना नफरत है, उसने उसको फिर मारा, फिर मार के फिर जलाया। जब उस पर फिर जलाया तो फिर वो हिला, फिर उसको बाहर निकाल के लाया ऑटो में से, पूरी लकड़ी लेके आए, पूरी लकड़ियां उसके बदन पर रखी, उसको रोड पे जलाया। तो ये उनका नफरत है। और इस नफरत इतना होने के बावजूद जो स्टेट कैपिटल में आज भी उनको कोई सजा नहीं मिली। तो एक इरफान भाई थे जिनको ये हमेशा पुश किया गया कि वो किसी तरह से वहां से चले जाएं। इनकी बीवी भी आपसे कनेक्टेड है, वो बताती हैं कि वो यहाँ से जाना चाहती हैं। हाँ। अच्छा। पिछले कोविड में उनका इंतकाल हुआ है। अच्छा, इरफान भाई का? इरफान भाई की वाइफ। अच्छा, उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं तो उसमें एक ये भी कोशिश होती है कि इनको यहाँ से जो है भगा दिया जाए, माइग्रेट करवा दिया जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो एक नैरेटिव पुश किया जाता है, ये जो एक कोशिश होती है जो इसको कामयाब ना होने दिया जाए, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जब हम लोग इंसिडेंट, बिल्कुल
जब हमने शुरू किया था रिलीफ का काम, तो सरकार ने आनन फानन में अनप्लान्ड वे में ईद का कैंप बनाया। मैं शुरू से राजी नहीं था। अच्छा। रिलीफ का शुरू तो होता है, एक्सपायरी डेट नहीं होता। सही। मैंने इनको बोला कि आप रादर देन उनको ईदगाह कैंप में भेजने का, आप पूरी फोर्स उतारिए शिव विहार में। आप इंश्योर करिए कि जिस आदमी का घर जला है वो वहीं रहे, और आप उसका घर बना के उसको वहीं बसाइए। इकोनॉमिकल माइग्रेशन जो होता है फियर से, इसको आप तो काबू नहीं कर पाएंगे ना, ये तो गलत है। फिर 28 फरवरी 1-2 मार्च को हम लोग बैठे, तो सारा जो रिलीफ का था वो कंसंट्रेट था मुस्तफाबाद में। शिव विहार से सारे माइग्रेट करके लोग, मोस्टली लोग आए थे मुस्तफाबाद, वहीं हमारा रिलीफ कैंप भी था। हमने किराए पे दर्जनों घर लिए थे, इन फैमिलीज को वहीं सेटल किया था। तो अब ये हुआ कि लोगों को वापस बसाना है, इसको डे 1 से हमें सोचना है, क्योंकि फियरफुल माइग्रेशन को हमको रोकना है, ये सही नहीं है। तो बीच में जौहरीपुर है, वहाँ मुसलमानों के 8-10 घर थे। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मुस्तफाबाद में हम अभी हैं ही, शिव विहार में जाना है, तो हम मुस्तफाबाद से लगे हुए एरिया से लोगों को वापस बसाना शुरू करते हैं। तो पहले फेज में जौहरीपुर के सारे 8 फैमिलीज को हम वहाँ सेटल करेंगे, जो हमने किया। बाद में शिव विहार से जौहरीपुर का लगा हुआ एरिया हम सेटल करेंगे। ऐसे धीरे 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 करके, क्योंकि आपके एक तरफ अगर मुसलमान पड़ोसी है और उसके उधर मुसलमान, तो आपको हिम्मत थोड़ी रहेगी। तो हमारा ये प्लान था कि हम इकोनॉमिक जो फियरफुल माइग्रेशन को रोकने के लिए मुस्तफाबाद साइड से लोगों को बसाना शुरू करें। बदकिस्मती ये थी कि इरफान का घर सबसे एक्सट्रीम पे था। अच्छा। शिव विहार के मुसलमान सेटलमेंट का आखिरी पॉइंट है इरफान। अच्छा। जी। और ये मुश्किल भी हो जाता है ना, जब मुश्किल होता है कि तो मैं जब भी उसकी वाइफ से मिलता था तो मुझे बोलते थे, भैया मुझे आसिफ भाई, मुझे आप एक बार बोल दीजिए कि आप हम यहाँ से चले जाएं। इनफैक्ट उसका पूरा दुकान जलाया, तो हमने इरफान को बोला कि देखो तुम्हारा दुकान हम करके देंगे, लेकिन हम वहीं करके देंगे दुकान जहाँ तुम्हारा जलाया है, मुस्तफाबाद या बाबूनगर में नहीं। तुमने जो, तुमको वहीं बसना है, तुम्हारी जमीन है वो, तुम्हारा घर है वो, ट्राई टू सेटल डाउन देयर और डोंट सेल इट। इसी शर्त पे हमने इरफान को एक बड़ा सा किराने की जो एग्जिस्टिंग दुकान थी उससे अच्छी दुकान करके इसको दी। तो उसकी वाइफ कहती थी, आसिफ भाई देखिए, जिन लोगों ने मेरा घर जलाया वो सामने रहते हैं। उस लड़के ने आके तेजाब फेंका था, उस लड़के ने आके, वो मुझे दिखते हैं और वो टॉन्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पिछले बार बच गए थे, अगली बार नहीं बचोगे, अब हम रहना नहीं चाहते। तो मैं हर बार उनको कहता था कि आप जाइए मत, हम खड़े हैं, आपको कभी भी मुसीबत हो तो आप फोन करिए, हम आ जाएंगे आप लोग की मदद के, लेकिन ये नहीं करिए। और इतना बदकिस्मत रहा, पिछले कोविड में उनका इंतकाल हो गया। तो इरफान अभी भी वहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी लोग फेयरफुल माइग्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, हम सबको हमने रोका। कुछ लोग माइग्रेट किए हैं, लेकिन मेजर लोग अभी पूरे शिव विहार के मेजोरिटी वहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज़, मेडिकल जो वो पूरा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने अपना काम सही से किया है? दिल्ली दंगा के बीच में जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स थे, जो मेडिकल स्टाफ थे, उनका क्या रोल रहा है? एक तो देखिए, मेडिकल भी स्टेट में आते हैं। जब दंगे हुए तो पुलिस दंगाइयों के साथ नहीं थी, पुलिस दंगाई थी। इसके डिफरेंस समझना है। बाकी के दंगों में आप देखेंगे तो पुलिस का टैसिट अप्रूवल रहता है। दिल्ली दंगों में अगर बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पुलिस ही दंगाई है। हमेशा पुलिस दंगाइयों के पीछे होकर सपोर्ट करती है। इस बार पुलिस आगे थी, दंगाई पीछे थी, और पुलिस बाद में कह रही थी दंगाई आओ। कई बार केसेस में पुलिस ही ईंट उतरवा रही है ताकि मुसलमानों पे आप पथराव कर सके। फैजान का वीडियो आपने देखा जिसमें पुलिस एक आदमी को मार रही है जो बिल्कुल ऑलरेडी एकदम अधमरा है, और बाद में उसका इंतकाल होता है। तो पुलिस ही दंगाई थी। ये एक फीचर है दिल्ली दंगों का। जब हम लोग 26 को हम जीटीबी हॉस्पिटल गए हम लोग, तो वहाँ का माहौल ये अलग था। ऐसा लगता था कि पूरा स्टेट की घेराबंदी है। लोगों ने मुझे बोला कि जब भी कोई मुसलमान मरता था तो उसके जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, वो बाहर आके कह रहे हैं कि 1 विकेट और गिर गया, 1 विकेट और गिर गया, जब मुसलमान की डेथ होती थी। तो हमने कई लोग को जब जीटीबी जाने को बोला तो उन्होंने बोला कि हम तो अगर जिंदा जीटीबी पहुंचेंगे तो हमको मार दिया जाएगा। सही, बिल्कुल। हालांकि एक ये भी है कि मैक्सिमम लोग मुस्लिम का इलाज जीटीबी में हुआ। मैं जब इमरजेंसी में गया तो एक चीज ये बताइए कि इलाज जो हुआ तो सही से इलाज होता था, क्योंकि एक लड़के के पाँव में बुलेट लगी थी। मैं इमरजेंसी में गया तो एक लड़का लेटा हुआ था। मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, तो बोला गोली लगी थी। मैंने कहा अच्छा हुआ कि वक्त पे निकल गया। तो बोला वक्त पे नहीं निकला, ये अभी गोली इसी में है, डॉक्टर ने जल्दीबाजी में पट्टी कर दिया। तो मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत था। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो मेडिकल में इस्लामोफोबिया बहुत है। अगर आप नई रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें आप देखिएगा मेडिकल फील्ड में भी देयर इज लार्जर इस्लामोफोबिया टुवर्ड्स मुस्लिम। ऐसा करते हैं वो। दूसरा कि दिल्ली दंगा एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था जिसके बारे में तैयार नहीं थे।
सो मे बी इट माइट बी बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिपेयर्डनेस और माइट बी बिकॉज ऑफ द इस्लामोफोबिक नेचर ऑफ द मेडिकल थिंग। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो मैं बहुत ही कंक्लूसिव नहीं बोल पाऊंगा इस बारे में। तो एक और चीज़ रिलीफ के ताल्लुक से, एक तो दो चीज़ है, एक तो ये कि गवर्नमेंट का कैसा रोल था, एक ये, दूसरा ये कि हमारी जो मिली तंजीमें हैं इसका कैसा रोल था, आप दोनों के बारे में बताइए। देखिए, स्टेट में, दिल्ली में दो तरीके की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल और स्टेट। बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंदर होम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री के अंदर में दिल्ली पुलिस, उसका रोल तो टोटली एंटी मुस्लिम है। सही। जब पुलिस ही दंगाई है तो पुलिस के किसी भी महकमे से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये पीस करेंगे, ठीक है। दूसरा है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, जिसके लिए मुसलमान, इनफैक्ट सारे दंगों के जितने विक्टिम से मैंने बात किया, 300 से ज्यादा फैमिली, एक एलिमेंट सब में कॉमन है। पहला कि कुछ एलिमेंट सब में कॉमन है। पहला कि सब लोग जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, भगवा उन्होंने पहन रखा था, जय श्री राम कह के वो आग लगा रहे थे। दूसरा, सबने ये कहा जब घर जलाया कि दिल्ली सरकार फ्री में बिजली तो पानी दे रही है ना, जाओ केजरीवाल को फोन करो कि पानी का टैंक भिजवाए और पानी आग बुझवाए। तीसरा कि सालों तुम कहते थे ना दस्तावेज, कागज नहीं दिखाओगे, अब तो हम कागज दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, हमने सारे कागज जला देंगे। तो एक तरीके से उनको गुस्सा देखे। एक उसमें दूसरा एलिमेंट देखेंगे कि उनका गुस्सा आम आदमी पार्टी के लिए भी है, जो हिंदू राइटर्स है, क्योंकि मुसलमानों ने एक मुश्त होकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया और वो उसका एमएलए जीता। लेकिन दंगों के दौरान रिलीफ के नाम पे, जब प्रोटेक्शन के नाम पे दंगों, जो आदमी धरना देने की मशहूर है, जो जिसने अपना पॉलिटिकल करियर ही धरने से शुरू किया, हर बार वो धरने पे बैठ जाता है। दिल्ली दंगों के दौरान कौन सा धरने पे बैठा? उसके घर पे जब लोग प्रोटेस्ट करने गए, ये कह के कि सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है तुम्हारी, उसने सबको उठवा लिया और बहुत ब्रूटली टॉर्चर किया, रात भर लॉकअप में रख के। तो आम आदमी पार्टी का रोल एकदम ही नेगेटिव रहा है। बाद में भले ही रिलीफ और कंपनसेशन के नाम पे कुछ भी रोना रोए, लेकिन एक ऐसी पार्टी है। इसके ऊपर बात करेंगे कि स्टेट के जरिए जब कंपनसेशन दिया जाता है तो उसका क्या मतलब है, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले हमारी जो मिली तंजीमें हैं, जैसे कि ये भी खबरें आई हैं कि वहां से भाग गए बदाब्ते से अपने अपने ऑफिस को बंद करके, जमीयतुल उलमा-ए-हिंद या और भी दूसरी तंजीमें हैं, तो आप चूंकि वहां पे मौजूद थे, तो आपने इनको किस तरह से पाया है? जब हम लोग गए शुरू में, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम उनमें से जो हम लोग ड्यूरिंग द वायलेंस हमने लोगों को रिलीफ किया, रेस्क्यू किया। कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस थी जो रेस्क्यू का काम कर रही थी, हम उनमें से एक थे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं रिलीफ के लिए आई बाद में, फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रिहेबिलिटेशन के लिए आई। तीन प्रोसेस है। रेस्क्यू आप ऑन द टाइम ऑफ वायलेंस करते हैं ताकि किसी की जान बचा सके। रिलीफ आप बाद में देते हैं किसी को ताकि मेडिकल उसको हेल्प मिल सके, उसको राशनिंग मिल सके, वो भूख से नहीं परेशान हो। रिहेबिलिटेशन लॉन्ग ड्रॉन प्लान है जिसमें आप उसका घर बनाते हैं, उसकी दुकान बनाते हैं, उसको रीसेटल करते हैं। हम तीनों स्टेज में रहे हैं। पहले स्टेज में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ही थी 2-3, इंक्लूडिंग आर्ट्स। दूसरे स्टेज में रिहेबिलिटेशन में 95% मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ही रही हैं। आई मीन रिलीफ में 95% मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। रिहेबिलिटेशन के जो लास्ट स्टेज है उसमें 70-80% मुस्लिम तंजीमें थी। तो अगर तीनों का एवरेज करेंगे तो मेजर पार्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने किया, पहला चीज। दूसरा, आयरनिकली जो एक्टिव जिन्होंने काम किया वो सब नए लोग हैं। तो कई सारे नए ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं है। और मैं ऐसे दर्जनों ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं जो बिल्कुल एकदम इमीडिएट बनी थी। उन्होंने बिल्कुल वो काम किया जो स्टेट और उसकी सारी मशीनरी नहीं कर सके। तो मुस्लिम तंजीमों का रोल बहुत ही अप्रिशिएटिव है। फिर मुझे लगा कि हाँ, पूरी कम्युनिटी को जरूरत है कि ऐसी तंजीमों को सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप पे वायलेंस अनलीश होगा तो आपको बचाने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। यही मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो आपको आग के बीच से निकाल कर आती हैं। जब आप परेशान होते हैं मेडिकल के लिए तो यही तंजीमें आती हैं, आपको रिलीफ देती हैं। अच्छा, तो आपकी जो तंजीम है, एक तो ये है कि रिलीफ का आपने किस तरीके से काम किया उसको तो आप ब्रीफली बताया है, लेकिन आप जिस तरीके से काम कर रहे थे, जो आपकी तंजीम, जो ग्रुप काम कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक ये है कि उसके बाद जिस तरीके से काम हुआ है, या स्कूल के डालने के ताल्लुक से हो, वो सारी चीज़ों को ब्रीफ में बताएं। हमारे शुरू से प्लान है कि हम लोगों को डिग्निफाइड लाइवलीहुड देंगे। हम किसी को बैठ के खाने की आदत हमने नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करेंगे। शुरू से डे वन से मैंने कहा कि ऐसा हम प्लान करेंगे। किसी को बिठा के खिलाना एक सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं है। तो हाँ, इनफैक्ट तो इसमें बहुत ब्यूटीफुल हमने निज़ाम बनाया। कई सारे लोग ऐसे भी थे जो, मैंने कहा ना, शिव विहार के ज़्यादातर लोग इकोनॉमिकली बहुत ही डिप्राइव्ड सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड हैं, वो लोग डाउन ट्रॉटन है।
तो उनको पता लगा कि वो कारपेंटर्स हैं, उनका सारा औजार जल गया। कोई प्लम्बर था, तो हमने एक लिस्ट बनवाया ऐसे सब लोग का जो स्किलफुल है। करीब 120 लोग थे, इसमें कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है। हमने कहा काम करिए, आप अपना ऑक्यूपेशन लिखिए, हम आपको औजार देंगे। हमने सबको इक्विपमेंट्स दिए, कारपेंटर को कारपेंटर के हिसाब से, प्लम्बर को प्लम्बिंग के हिसाब से। ये वो टाइम है जब बाकी लोग सोच नहीं रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, हम इनको डे 1 से करेंगे, ठीक। तो हमने इनको करा। फिर हमने कहा कि तुमको जब हम कुछ चीज़ देंगे तो ये बेसिकली कम्युनिटी का पैसा है, तो तुमको कम्युनिटी को वापस कैसे करोगे, तो इसका भी प्लान हमको करना है। तो जिस भी, जैसे कारपेंटर को हमने दिया कारपेंटरी का सामान, फिर हमने उसको लकड़ी ला के दिया। हम बोला देखो कम्युनिटी ने तुमको कारपेंटरी का औजार के लिए सपोर्ट किया है, अब तुम इसी औजार का यूज करके, लकड़ी का यूज करके ठेले बनाओ। हमने दर्जनों ठेले ऐसे बनवाए जो इन्होंने बनाया। हमने जब रिलीफ के लिए कहीं सेटलमेंट कोई घर लिया, उसमें बिजली का काम था, हमने इन्हीं बिजली वालों को लेके गए। प्लम्बिंग काम में इनको लेके गए, इनको कभी हमने पे नहीं किया। हमने कहा कि तुमको वापस करना है, एक साइकिल है, हमने एक कर्ज है तुम पे कम्युनिटी का, तुमको वापस करो। फिर ये ठेले हमने लोगों को दिए, ऐसे 25-30 ठेले। फिर हमने कहा कि तुम एक काम करो, ठेला हम तुमको देते हैं, 10,000 हमने तुमको 10-15 हज़ार इन्वेस्टमेंट देते हैं ताकि तुम फल और सब्जी खरीद सको, राइट। और कोविड में हमने एक स्माइल कूपन बनवाया, एक ब्यूटीफुल इनिशिएटिव था। होता क्या था कि लोग जब भी रिलीफ के लिए जाते थे, अच्छा, तो स्माइल के बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद फिर इसको करें आप। अच्छा, तो जब हमने ग्रुप का नाम हम सोच रहे थे क्या रखे, तो मुझे लगा कि सबसे वल्नरेबल ग्रुप है वो है बच्चे। सही। और बच्चों के लिए सबसे मतलब खूबसूरती उनकी होती है हंसी में, स्माइल में। स्माइल, सही। उनकी स्माइल खो गई है, इस ट्रॉमा से उनका हंसना बंद हो गया, उनका बचपन खत्म हो गया। सही। तो हम, शिविर बहुत दूर है यहाँ से, कई मील, मतलब 30 किलोमीटर है, 25 से, हाँ। तो हम मीलों चलते थे एक खुशी के लिए। तो हमने कहा कि वी आर गोइंग टू माइल्स जस्ट टू रिस्टोर वन स्माइल। तो इसलिए हमने इस ग्रुप का नाम रखा माइल्स टू स्माइल, कि हम एक मुस्कुराहट के लिए हम मीलों चलेंगे लेकिन आपकी मुस्कुराहट वापस लाएंगे। तो फिर हमने बहुत सारे स्माइल इनिशिएटिव लिए। तो हमने रिलीफ के लिए लोग जाते थे तो उनके पास ना एक पैकेट होता था जिसमें चावल, आटा एकदम फिक्स अमाउंट में। मुझे लगा कि इसके अलावा भी तो जरूरतें हैं, किसी को अगर हो सकता है सर में लगाने के लिए तेल चाहिए, शैम्पू चाहिए, कंघी चाहिए, कुछ भी चीजें हो सकती थी। तो एक सस्टेनेबल होना चाहिए कि जिसमें लोग अपनी चीजें खुद तय करें कि उनको क्या लेना है ना। वन साइज फिट फॉर ऑल शुड नॉट वर्क। तो एक देखिए, हमने ठेले से सब्जी और फल और दूध की दुकानें, इसके अलावा हमने करीब 8 ग्रोसरी शॉप्स बनवाई थी। तो 8 ग्रोसरी शॉप्स, 20 सब्जी के ठेले, ऐसे ही 10-12 फल के ठेले हमारे पास आ गए, 2-4 दूध की दुकानें हमें हो गई। फिर हमने कूपन बनाया, ये स्पेशली हमने लॉकडाउन के बाद किया। हमने कूपन दे दिया, पर हेड, पर पर्सन, पर वीक 200 का कूपन है। तो आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो आपको 200 × 5 1000 रुपये मिलेंगे। फिर हमने सोचा कि एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाते हैं, ब्यूटीफुल सा। तो हमने हर घर को मिल्क के कूपन दिए, गैस के कूपन दिए। अच्छा, हमने कई सारी गैस की भी दुकानें हमने खुलवाई, जिसमें ये लोग बड़े सिलेंडर से छोटे-छोटे सिलेंडर्स लेते थे और सारी फैमिलीज को सप्लाई करते थे। तो करीब ऐसे 60 फैमिली थे जिसको हम टेक केयर कर रहे थे दंगों में। इन सबको हमने कूपन देना शुरू किया, राशन का कूपन, दूध का कूपन, गैस का कूपन। ये सारे कूपन हमारे जो दुकानदार थे उनकी शॉप पे जाके आप उनको कूपन दीजिए, सामान ले लीजिए। तो इससे एक इकोसिस्टम में सब लोग का इन्वॉल्व हो गए। आई मीन इट वाज सो ब्यूटीफुल। हमने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, इनके पढ़ाई के लिए फिर क्या हुआ कि एक बड़ा सा ग्रुप ऐसा था who were unable to bear the educational expenses। क्योंकि ना जब कॉलेज क्लासेस शुरू हुई सितंबर में, तो आसपास के स्कूल वाले उन्होंने फी लेना शुरू किया मार्च से। अच्छा, ये ऑलरेडी फरवरी के दंगों में अपना सब कुछ खो चुके थे, इनके पास पैसा नहीं था देने के लिए। दूसरा, ये जो स्कूल थे आसपास के, ये दंगों में इनका रोल बहुत ही ड्यूबियस रहा है। कई सारे स्कूल जो खुद RSS सपोर्टेड थे, उन्होंने दंगा किया कई सारे इलाकों में। तो हम चाहते थे कि सारे जो दंगे इफेक्टेड बच्चे हैं उनको फ्री में क्वालिटी एजुकेशन दे सके और एक माहौल दे सके खूबसूरत सा, जिसमें वो अपने परेशानी से निकले। क्योंकि एक दंगा, एक बच्चा जिसने अपने बाप को मरते हुए देखा है, एक लड़का जिसने अपना घर जलते हुए देखा है, जिसने अपनी दुकान जलते हुए देखी है, एक नॉर्मल बच्चे के साथ बैठ के एक नॉर्मलसी लाने में इसको बहुत दिक्कत होगी। तो क्यों एक ऐसा स्कूल ही खोले, एक ऐसा स्माइल वेंचर दे जिसमें खुशी क्या है। अच्छा। फिर एक लड़का था अर्श, वो हमारे साथ, हमारा सबसे छोटा वॉलंटियर था। अच्छा। 12-13 साल का है। वो हमारा कॉर्नफ्लेक्स पैक करता था। अच्छा। 9-10 साल का था तब।
अब 12 साल का हुआ। वो आया एक दिन रिलीफ में, फिर हमने उसकी फैमिली को एक किराए का घर दिया 3 महीने के लिए और सारा सेटल करके हम देते थे। तब अगले दिन फिर आया कि मैं कुछ काम करूँ क्या, बहुत प्यारा सा बच्चा है। अच्छा। मैंने कहा तुम क्या करोगे, एक काम करो कॉर्नफ्लेक्स पैक करो। तो अगली बार से हमारा कॉर्नफ्लेक्स गाय हो गया वो। हम जब भी जाते थे तो हमसे पहले वो मौजूद रहता था और हमारे साथ जब रात में हम आते थे तो वो तब निकलता था घर के लिए। अच्छा। और बीच में अपने घर जाके चाय बनवा के लाता था हम लोगों के लिए। अच्छा। तो हमारा सबसे छोटा और सबसे प्यारा वॉलंटियर था। फिर जुलाई में उसकी माँ ने बोला कि अब मैं सोच रही हूँ अर्श को जीन्स की फैक्ट्री में काम करवा दूँ, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है उसको फी देने के लिए। तब मुझे लगा कि हमको ना कुछ क्रिएट करना होगा एवेन्यू जिसमें हम इन बच्चों की पढ़ाई का सब खर्च कर सकें, प्लान कर सकें। फिर हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। पहले स्टेप में 60-68 बच्चों का डेटा आया, फिर 150 के करीब बच्चों का डेटा। हमने कहा बहुत बच्चे हो गए। फिर हमें एक स्कूल मिला लोनी में, जो उन्होंने कोविड से बंद कर दिया था। हमने कहा बस हमें ऐसा ही कोई प्लेस चाहिए। हमने उसको रेंट पे लिया, 30,000 उसका रेंट है। उसको पूरा रिस्ट्रक्चर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 300 बच्चे हैं। उसमें मुशर्रफ के भी बच्चे हैं, जमालुद्दीन भाई के बच्चे, फिरोज भाई के बच्चे, आकिल के बच्चे, उसमें मुदस्सिर भाई की बेटी है, सब पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे लोग जो ग्रीवियसली इंजर्ड थे, सबको ढूंढ के हमने नाम लिखा। और इतने प्यारे बच्चे हैं। आज जब वो मुस्कुराते तो मुझे लगता है कि हाँ, इसी मुस्कुराहट के लिए हमने 2 साल लगाए हैं। अच्छा, एक और चीज़, कंपनसेशन की जब हम बात करते हैं स्टेट के ताल्लुक से, तो एक ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर उनको पैसा दे दिया गया, एक मोटी रकम दे दी गई तो कंपनसेशन हो गया। तो ये जो एक जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, क्या ये सही है? देखिए, और ख़ास तौर से दिल्ली दंगा जो दिल्ली प्रोग्राम जो है उसमें जो कंपनसेशन का ये जो तरीका हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कंपनसेशन का सबसे बड़ा एलिमेंट है साइकोलॉजिकल कंपनसेशन। सही। साइकोलॉजिकल कंपनसेशन है जस्टिस। बिल्कुल। अगर मेरा बेटा मरा है, जस्टिस, बिल्कुल। अगर मेरा बेटा मरा है या मेरे घर वाले मरे हैं या मेरी माँ मरी है, जैसे अकबरी बेगम मरी थी, 85 साल की, उनको जला दिया था। कोई भी पैसा, 85 साल की थी, उनको जला दिया था। उनको घर में रख के उनके पूरे घर जला दिया था एंड शी डाइड देयर। आई मीन, या मैं बहुत ग्रीवियसली इंजर्ड हूँ, जैसे नासिर के आंख में गोली मार दी, उसका आंख चला गया। वकील भाई के आंखों पे तेजाब मार दिया, उनकी पूरी आंख से रोशनी चली गई। एक को स्पाइन पे बुलेट इंजरी हुई है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा। कोई भी पैसा उसको नॉर्मल से वापस नहीं ले सकती, है ना। कोई भी मनी, कोई भी रिसोर्स, पूरी दुनिया की कोई भी रिसोर्स उसको वो चीज कंटेंट वो नहीं दे सकती। वो तभी होगा जब आपको जस्टिस मिलेगा। एक माँ को अगर इंसाफ मिलेगा, उसके बेटे के कातिल को सजा होगी तो उसको सुकून मिलेगा। तो साइकोलॉजिकल जस्टिस तो यूटोपियन है, मुसलमानों को कभी नहीं मिला कंपनसेशन साइकोलॉजिकली। हमको किसी दंगों में कभी सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर दंगाई इतने खुले में क्यों घूमते हैं? दंगाई व्हाट्सएप पे क्यों लिखते हैं एकदम बेशर्मी के साथ कि मैंने 8 मुल्ले मार दिए, 3 लोग को जला दिया, उनको तो हम ये कर देंगे। मस्जिदों के अंदर घुसे, पहले दिन इन्होंने मस्जिद जलाया, अगले दिन 19 मस्जिदें शहीद। मतलब मस्जिद में आप जाते ना, मदीना मस्जिद में तो कई सारी मस्जिद औलिया मस्जिद, ऐसा लगता था वार जोन है। कई मस्जिदों में जब मैं गया तो आग, तब कई चीज़ों में आग लगी हुई थी, वो धधक रही थी, वो अभी भी मेरे सामने याद है। कई जली कुरान शरीफ में लेके आया हूँ, तो ऐसा लगता था कि एक तरीके से लॉन्चर गिर गया है, पूरी ब्लास्ट थी, जला के रखा उन्होंने। तो मस्जिदों में बैठ के शराब पिया इन्होंने, और मस्जिदों के बाहर अगले दिन बेशर्मी से पोस्टर चिपकाए कि ये मस्जिद बिका हुआ 1 रुपए में खरीद लो। एक तरीके से ट्रॉमा है। पता है, रिलीफ में एक चीज़ सबसे शॉकिंग था कि जब हम किसी से बात करते थे तो उनको घर जल गया तो वो रोते नहीं थे। सही। उनका दुकान जल गया, वो रोते नहीं थे। जैसे ही वो बोलते थे मेरी मस्जिद जल गई, सब के सब तब रोते थे। तो मुझे लगा कि ये अटैचमेंट जो है अल्लाह ताला ने, मतलब ये हम फील नहीं कर सकते। उनको इस बात की परेशानी बिल्कुल नहीं थी उनका घर जल गया, उनको इस बात की परेशानी नहीं थी कि उनका दुकान जल गया, लेकिन सब लोग इसलिए रोते थे कि हमारी मस्जिद शहीद कर दी, हमारे कुरान शरीफ जला दिया। तो ये एक बड़ा एलिमेंट है। तो आप देखिए, पूरा रिलीफ जो है, जो मस्जिद हमारे शहीद किया, जलाया इन्होंने, या हमारे लोग को मारा, या ग्रीवियसली इंजर्ड है, ये सब खत्म होगा जस्टिस से। जस्टिस उन्होंने कभी नहीं दिया। नल्ली को जस्टिस नहीं मिला, गुजरात के दंगों को जस्टिस नहीं मिला, हाशिमपुरा को जस्टिस नहीं मिला, भागलपुर के दंगों को जस्टिस मुसलमान को कभी नहीं मिल सकता इस निज़ाम में। 92 के दंगे जिसमें हजारों मुसलमान हुए, मरे, उसको कभी जस्टिस नहीं मिला। अडवाणी को, बाकी साध्वी रितंबरा को कोई सजा नहीं हुई। 93 के ब्लास्ट में एक को एक्यूज्ड को आपने फांसी पे चढ़ा दिया।
अभी गुजरात के 2002 के दंगों में माया कोडनानी, बाबू बजरंगी जैसे सैकड़ों लोग जो बेशर्मी से कहते हैं मुसलमान को मारा और हमने कुएं में डाल दिया, जिनके वीडियो क्लिप्स हैं, तहलका की रिपोर्ट्स, आज तक उनको कुछ आपने सजा नहीं दी और 38 लोग को फांसी की सजा दे रहे हैं 2008 के। ये बेशर्मी है। तो एक सीधा है कि हमको साइकोलॉजिकल कंपनसेशन स्टेट ने कभी नहीं दिया। कंपनसेशन का सबसे छोटा म्यार है फाइनेंशियल, सबसे छोटा म्यार है। पैसे से आप किसी को जान की बोली लगा रहा है बेशर्मी के साथ कि हमने अपनी सारी मशीनरी यूज करके आपके लोग को मारा है, आपके घर को जलाया है, मस्जिद शहीद किए, ये लीजिए पैसा। हमको पता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन हम ऐसे ही हैं, इस्लामोफोबिक हम हैं और आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो लोग डेथ हुए हैं उनको 10 लाख रुपए कंपनसेशन दिया इन्होंने। मैं इसमें से दर्जनों केसेस जानता हूं, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक आदमी जो एक सिंगल ब्रेड अर्नर, क्योंकि रोड पे काम करते वक्त वही इनको मिला जो काम करने वाला था। उसकी एक फैमिली है, माँ बाप भाई बहन भी है और एक उसकी वाइफ भी है। अब वो सिंगल ब्रेड अर्नर है इन दोनों लिंक्स का। जब वो मरा तो एक तरीके से फैमिली के लिए ट्रबलिंग है कि कमाने वाला नहीं है, बीवी के बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए भी। 10 लाख में 5 लाख तो माँ बाप को चला गया, 5 लाख बीवी को आया। अब एक बीवी को देखिए, 5 लाख से जिसने एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड कैसे करेगी वो? स्टेट ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये पैसा उनको दिया है वो एडिक्वेट है या नहीं। आप एक कमीशन बना सकते थे ना। बेशरम आम आदमी पार्टी, ये इनकी गवर्नमेंट एक कमीशन बना सकती थी कि आप एक रिपोर्ट दीजिए कि जिन 40 या जिन 53 लोग को हमने कंपनसेशन दिया है, क्या वो कंपनसेशन उनके लिए जस्टिफाइड है, क्या उनको ज़रूरत है, या उनकी लाइफ में क्या क्या और चेंजेस करने थे जो नहीं हो पाए। जो लोग इंजर्ड थे या जिन लोग की प्रॉपर्टी, उनके कंपनसेशन के केस आज भी हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी इनको फेयर कंपनसेशन स्टेट देगी, क्योंकि स्टेट की नीयत में नहीं है कंपनसेशन देना। तो कंपनसेशन की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में एक मजाक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अब 2 साल हो गया है, ये जो इलाका है जहाँ पोग्राम हुआ है, अभी वहाँ क्या हालत है? अभी हालत ये है कि इन पूरे दंगों का सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर और सबसे बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट कपिल मिश्रा। कल उसने यमुना विहार में एक शौर्य रैली करने के लिए बोला है। एक बेशर्म आदमी जिसको जेल में होना चाहिए, जिसकी जगह पे सैकड़ों बेगुनाह लोग जेल में है, वो आदमी फुल स्टेट इम्प्यूनिटी के साथ रैली निकाल रहा है, ट्विटर पे स्पेस कर रहा है। ये है हालत। शिव विहार में आज भी रैलियां होती हैं, आज भी वो लोग मीटिंग्स करते हैं, नारे लगाते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मुल्लों का दोही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, वो आज भी करते हैं। और बड़े बेशर्मी से वो कहते हैं कि पिछले बार तो तुमको छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ेंगे। यानी हालात बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं, बल्कि पहले से और बदतर हो गए हैं। आखिर में दिल्ली जो प्रोग्राम है, उसमें जो मुसलमानों का रोल है, जो लोग इसमें विक्टिम हुए, जिनको नुकसान हुआ, और जो लोग बाहर से देख रहे थे, उन लोगों के बारे में आपका क्या मैसेज है? जो लोग विक्टिम हैं, जो नुकसान हुए, वो तो हर तरह का ट्रबल झेल रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपनों को खोया, अपनी प्रॉपर्टी खोई, एक बड़ा लीगल बैटल वो लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर लीगल सिस्टम में अगर आप मुस्लिम हैं तो सिस्टम में आपके लिए जगह नहीं है, आपके लिए एक बड़ी फाइट है। अगर आप एक्यूज्ड हैं तो मुसलमान जब तक उसको सजा नहीं, एक नेचुरल जस्टिस है कि जब तक आपके ऊपर आरोप साबित नहीं होते आप निर्दोष हैं। आप मुसलमान हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं, आप मुसलमान हैं तो आप एक्यूज्ड हैं ही। तो उनको पहले तो उनको एक बड़ी लीगल फाइट लड़नी है। स्टेट का रोल पूरी तरह से ड्यूबियस रहा है, कंपनसेशन एकदम नेग्लिजिबल है। तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ही ट्रबल्ड कम्युनिटी है, शिव विहार और मुस्तफाबाद के जो लोग दंगों में अफेक्टेड हुए हैं। और कोई भी कंपनसेशन इनको, इट वुड नेवर बी एडिक्वेट जो ट्रॉमा से वो निकले हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आपका ये जो पूरा इशू है इसके ऊपर बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं ये इंटरव्यू आपको पसंद आया हो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।